Very good morning 10th class. This is Deepti Singh, your Hindi teacher, and this is your book बासंती। हम लोग पेज नंबर ओपन करेंगे 9, मेरी जीवन रेखा। क्या नाम है चैप्टर का? मेरी जीवन रेखा। किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग इसलिए जिससे मैं आपको समझा दूंगी तो क्वेश्चन आंसर आप अटैम्प्ट कर पाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ चुके हैं। केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया देख लिया चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं चैप्टर, पेज नंबर 9। ओके, क्या कहते हैं? स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कहूँ, सॉरी मैं क्या हूँ। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने लिखा है, मैं क्या हूँ यह तो प्रत्यक्ष ही है, मतलब ये तो दिखाई दे रहा है, परंतु मैं क्या था इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत ही कम है। मतलब जो मुझे जानते हैं वो ऊपरी तौर से मुझे जानते हैं, लेकिन आंतरिक तौर से मुझे नहीं जानते। उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक उलाहने दिए हैं, मतलब कंप्लेन की हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा अपने मुंह से ही कह डालूं। क्या कहते हैं? कि मैं अपनी सारी बातें अपने लाइफ के बारे में अपने आप से कह डालूं, सबको सामने रखूं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं। राइटर कहते हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं और शुभकामना देने वाले लोग हैं, वो हमेशा ही कहते हैं कि अपने बारे में बताइए, लेकिन मैं पूरी तरह उनकी बात को नहीं मान सकता, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है, मतलब अपने बारे में ही सारी बातें कहना थोड़ा सा संकोच लगता है। उनमें कुछ तत्व भी तो नहीं, मतलब उसमें कोई खास बात भी तो नहीं, उससे कुछ कोई सीख भी तो नहीं सकता, उससे कोई कुछ, मतलब मेरी जो बातें हैं लाइफ की, उससे कोई सीख भी तो नहीं मिलती है। तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना लिया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी धृष्टता होगी। मतलब ये भी अच्छी बात नहीं होगी कि किसी की रिक्वेस्ट को या किसी ने कुछ काम की कही है तो मैं उनको उस बात को ना मानूं। तो क्या कहते हैं इन्होंने, क्या कहा? अतएव इसलिए मैं अपने जीवन से संबंध रखने वाली कुछ बातें सूत्रों के रूप में, फॉर्मूला के रूप में सुना देना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले से ही साफ कर रखा है कि चलिए आप आइए और अपने बारे में बताइए, अपने जीवन के बारे में बताइए, अपने अनुभवों के बारे में बताइए। तो क्या बताते हैं अपने बारे में? स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, मैं एक ऐसा देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ, मतलब मैं एक गांव के इंसान का एकमात्र आत्मज हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, जिसका मासिक वेतन, जिसको महीने में उसकी सैलरी कितनी थी? 10 रुपया था, केवल 10 रुपये में मिलते थे। अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। 13 साल तक इन्होंने क्या किया? पास में मदरसा किसको कहते हैं? जो विद्यालय होता है, जो उर्दू वाले विद्यालय होते हैं उनको बोलते हैं मदरसा। इन्होंने वहाँ पे क्या सीखी? थोड़ी सी उर्दू और संस्कृत पढ़कर घर पे ही पढ़ ली थोड़ी सी। और कहाँ पे? 26 मील दूर रायबरेली के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए। आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाता था। 2 आने महीने फीस देता था। 2 महीने आने मतलब फीस थी उनकी। दाल में ही आटे के पेड़े या टिकियाँ पकाकर पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तो आता नहीं होगा ना उस उम्र में, इसलिए वो बता रहे हैं। रोटी बनाना तो तब मुझे आता ही ना था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी। अंग्रेजों का टाइम थे तो नॉर्मल सी बात है कि वो उन्हें इंग्लिश अच्छी लगेगी, सब अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग की संस्कृत को उन्होंने अछूत कहा। बेवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था। कौन सी सब मतलब लैंग्वेज? अंग्रेजी के साथ फारसी। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ काटा, रायबरेली के जो अंग्रेजी स्कूल में गए। फिर पुरवा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूल में 4 वर्ष काटे। फिर उन्होंने मतलब अलग अलग जगह पर 4 वर्ष काटे, यानी कि निकाले। कौटुंबिक दुरावस्था के कारण मैं इसे आगे ना बढ़ा सका। कौन सी बात? मतलब देखो, कौटुंबिक दुरावस्था से मतलब कि इनके पास ज़्यादा मनी नहीं थी, इनकी जो खानदानी सिस्टम चला आ रहा था वो थोड़ा सा मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मेरी स्कूली शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई। ठीक। 1 साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास बम्बई पहुंचा। अजमेर में भी रही, 15 रुपये की तनख्वाह मिलती थी उस टाइम पे। पिता के पास कहाँ पहुंच गए? बम्बई। और तार का काम सीख कर GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बना। तार बाबू बन गई है। बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति, मतलब किनकी? लेखक की प्रवृत्ति कैसी थी? सुशिक्षित जनों की संगति करने की ओर थी। देव योग से, यानी कि भगवान की कृपा से भी एक चीज़ और क्या हुई? हरदा और होशंगाबाद कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के, है ना। तो मुझे ऐसी संगति सुलभ रही, मतलब इजीली होशंगा और हरदा में अच्छे लोग मिले। फल यह हुआ कि मैंने अपने लिए
4 सिद्धांत या आदर्श बना लिए। तो 4 सिद्धांत या आदर्श कौन कौन से कहे? वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत ना लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए निरंतर सतत प्रयास करते रहना। तो 3 काम तो उनके लिए इजी थे, कहा है इन्होंने। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, इजी था, पर चौथे के लिए सचेत रहना कठिन था, मतलब उसके लिए सचेत रहना भी कठिन था। तथापि सतत अभ्यास से उनमें सफलता भी होती गई। तार बाबू होकर भी, मतलब एक ही डिपार्टमेंट नहीं संभाला इन्होंने, कई तरह के इनको मिला, जैसे टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। देखिए मल्टीटास्कर हो गए ना, तो इन्होंने क्या हुआ, फल अच्छा ही हुआ। जब अपन लोग इतनी सारी क्वालिटी आ जाती हैं तो कुछ ना कुछ होता है अच्छा। अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई। बस इस तरह की एक दफ़े छोड़कर मुझे कई तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी, मतलब अलग अलग नहीं जाना पड़ा कुछ करने के लिए। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, कहाँ खुले? झांसी में खुले, तब जीआईपी रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए, मतलब मुकर्रर से मतलब होता है नियुक्त हुए, वे मुझे अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम मुझसे लेकर, मतलब इनसे नए नए काम ले लिए और मेरी पदोन्नति प्रमोशन करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा थी, मतलब मैं सीखने के लिए तत्पर रहता था। और गौड़ कारण, मतलब गौड़ जो सेकेंडरी रीज़न था, उन साहब बहादुर की कृपा या गुण ग्राहकता थी, मतलब कि उनकी भी कृपा थी कि वो मुझे ही आगे बढ़ाते जा रहे थे। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुना हो गई। मतलब सपोज एक इनकम होती है कि एक मतलब क्वालिटी होती कि इतना मिलना चाहिए अमाउंट, लेकिन इन्होंने खुद कहा कि कई गुना बढ़ गई इनकी एबिलिटी से भी ज़्यादा। मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लूँगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होती है। देखिए सपोज किसी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, तो अगर मैं उसको सहन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये कह रहे हैं मैंने किया अगर, तो वो सहनशीलता होगी। लेकिन मैं दूसरों को तो नहीं सहन करने के लिए छोड़ूंगा ना, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। ये एक एक्सपीरियंस बताया है कि डिपार्टमेंट के लोग इनसे चाहते थे कि आप 8 बजे आइए और 10 बजे तक लोगों, मतलब सारे पेपर्स टेबल पर मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं दूसरे कलीग से या दूसरे साथियों से बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उनकी आज़ादी उनकी है और उनका काम उनका है। मैं सहन कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हुक्म हुआ कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज़ सुबह 8 बजे दफ्तर आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज़ मेरी मेज़ पर मुझे मिलें। मैंने कहा मैं 8 बजे आऊँगा, पर औरों के आने के लिए लाचार ना करूँगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है, मतलब डायरेक्ट आप बात करो ना, मैं क्यों कहूँ। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मतलब राइटर ने इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं सिफारिशें तक की गई कि बता रहे अपना क्या है, अपना इस्तीफ़ा वापस ले लो, आप वापस जॉब पर आ जाओ। तब सब व्यर्थ हुआ, मतलब मैं नहीं माना। क्या इस्तीफ़ा वापस लेना चाहिए, यह पूछने पर मेरी पत्नी ने विषण होकर कहा, मतलब विष उगलते हुए क्या कहा, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता है। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं ना होगा, तुम धन्य हो। मतलब कि देखिए कभी कभी क्या होता है, परिवार के प्रति भी हम लोग समर्पित होते हैं, तो कोई काम ना करते हुए हम लोग काम कर जाते हैं, क्योंकि दूसरों की इच्छा, सपोज कोई इनकम या सैलरी अगर कटौती हुई तो लोग बुरा ना माने, घर के लोग बुरा ना माने, तो लोग काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी वाइफ ने उनका सहयोग दिया, उन्होंने कहा कि क्या थूक कर भी कुछ उसे चाटता है। मैं बोला नहीं, ऐसा ना होगा, तुम धन्य हो। तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से ही मुझे खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया। और मैंने एक सरस्वती पत्रिका के बारे में बात की जा रही है। सरस्वती की सेवा से हर महीने जो 20 रुपये उजरत, हर महीने कितने मिलते थे, 20 रुपये, और 3 रुपये डाक खर्च की आमदनी होती थी, उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय किया। अब यहाँ मतलब 23 रुपये। मैंने सोचा, यानी कि राइटर ने क्या सोचा, किसी समय तो मुझे 15 रुपये ही मिलते थे, 23 रुपये तो उसके डेढ़े से भी अधिक है, मतलब उससे ज़्यादा ही है। इतनी आमदनी मुझ देहाती के लिए कम नहीं। तो अपने बारे में क्या बताया इन्होंने कि इतना ही काफ़ी है, काफ़ी कुछ चल रहा है, 15 से 23 रुपये हो गए हैं महीने के, तो काफ़ी हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए थैंक यू। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन को आंसर बनाना आपको आना चाहिए 10th लेवल के अकॉर्डिंग। थैंक यू।